हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ एक नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो यूपी बोर्ड 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज जानने वाले हम हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, या कह सकते हैं कि बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक। तो बोर के आधार पर हम हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक हम निकालने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका होगा, बहुत ही शानदार तरीका होने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, एक एक पॉइंट आपका हम इस वीडियो में क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो अभी तक की शानदार वीडियो होने वाली है। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक। तो क्या है कि बोल ने क्या बताया था, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में घूमते हैं। तो हम यहाँ पर किसके लिए हाइड्रोजन की निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न आवेश, यानी जब घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश उत्पन्न होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न आवेश क्या है, ई। क्या है, उत्पन्न आवेश ई। और इसका द्रव्यमान, जिस तरह से घूम रहे हैं द्रव्यमान m, तथा इसका वेग क्या होगा, v वेग से घूम रहे हैं। तो मान लीजिए क्या लिखा है हमने कि माना कि ई एम व v, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के क्रमशः ई क्या है आपका आवेश, और द्रव्यमान एम क्या है द्रव्यमान, और बी वेग से इलेक्ट्रॉन क्या है घूम रहे हैं। और इनकी त्रिज्या यानी कक्षा की त्रिज्या क्या है, आर। आर क्या है, त्रिज्या। और ये क्या होगा आपका आवेश हो जाएगा, ये आवेश हो जाएगा, ये वेग से घूम रहे हैं। उनका द्रव्यमान क्या है, एम। जो भी परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, मान लीजिए उत्पन्न द्रव्यमान क्या है, एम है। और यहाँ पर आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। बस यहाँ पर ही भाषा लिखनी है। क्या लिख लिया कि माना कोई सी हाइड्रोजन परमाणु की एक एकल परमाणु में नाभिक, जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, जो भी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में घूम रहा है, जिसमें उसका उस पर उत्पन्न आवेश क्या है, ई, यानी आवेश ई क्या है आवेश, तथा एम द्रव्यमान, और बी वेग उत्पन्न हो रहा है। फिर देखिए जहाँ नाभिक पर आवेश, नाभिक की बात की जाए तो नाभिक पर आवेश क्या है आपका, जेड ई। यहाँ पर जेड क्या होगा आपका परमाणु क्रमांक होगा। तो हाइड्रोजन के लिए आप जानते हो कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ जेड ई क्या होगा, नाभिक पर उत्पन्न धनावेश होगा। तो देखिए नाभिक पर क्या है, धनावेश क्या है, जेड ई, जहाँ जेड परमाणु क्रमांक है। तो हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, 1। और इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जब नाभिक के लिए अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो हम इसी के आधार पर लिखते हैं, जैसे अतः कह सकते हैं अतः जो बल प्राप्त हो रहे हैं, कैसे अभिकेंद्र बल, यानी उत्पन्न अभिकेंद्र बल कह सकते हैं, उत्पन्न जो जिसकी बात कर रहे हैं, जिससे वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। तो आवश्यक उत्पन्न अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल यानी बल, यानी कह सकते हैं आप एफ बराबर क्या होगा, एम बी स्क्वायर बटे आर। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होगा, एम भी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। एक इसके लिए सूत्र होगा अभिकेंद्र बल के लिए। और किससे उत्पन्न हो रहा है, देखिए पर कि इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो इलेक्ट्रॉन के बीच, तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानु तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसके नियम से, कूलाम का नियम कह रहे हैं। तो कूलाम के नियम आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होता है, Q1 Q2, यानी दो आवेश होते हैं तो Q1 Q2। यहाँ पर देखेंगे कि हमें कितने कौन से आवेश, यहाँ पर देखिए जेड ई और ई, दो आवेश देख सकते हैं कि कौन से आवेश उत्पन्न होंगे, एक जेड ई इंटू क्या होगा ई बटे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर भी जो बल का सूत्र है और यहाँ पर भी बल का सूत्र है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम बराबर, यानी देखिए ए मान और एफ का मान दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, एम बी आर को एफ की जगह हम लिख देते हैं। यानी कैसे लिखते हैं कि एम बी स्क्वायर बटे आर बराबर क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जेड, और ई क्या हो जाएगा, जेड
ई स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या लिखेंगे हम आर स्क्वायर, देख सकते हैं हो जाएगा नहीं। अब हमें थोड़ा अगर इसके हम और बनाते हैं तो अगर हम इसे एम बी स्क्वायर के आर के लिए हम यहाँ पर पहुँचा देते हैं, तो अगर हम आर के लिए यहाँ पर पहुँचा देते हैं तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा, एम बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जेड ई स्क्वायर बटे आर, और आर स्क्वायर इंटू क्या पहुँच गए, आर कहाँ पर पहुँच गया यहाँ पर, तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, बचने वाला क्या आपका, देखिए क्या बचेगा, एम बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जेड ई स्क्वायर बटे आर, और इसे मान लेंगे हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए आपने बोर की प्रथम परिकल्पना पढ़ी होगी, तो उसमें क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, यानी कह सकते हैं कि बोहर की परिकल्पना से तो बोहर की परिकल्पना से, तो बोहर की परिकल्पना क्या थी कि उन्होंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक की स्थायी कक्षा में तभी घूम सकता है जब उनका कोणीय संवेग क्या होगा, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। तो हम क्या लिखें, कोणीय संवेग क्या होता है वहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन की उनका क्या होता था, एम बी आर बराबर क्या होता कि NH/2 पाई, एन क्या होगा आपका वहाँ पर संख्या होगी, जहाँ पर एन क्या होगी आपकी, जहाँ पर एन बराबर आप लिख सकते हैं कोई भी 1 2 3 कोई भी संख्या लिख सकते हैं, और एच क्या होगा आपका, एच होगा प्लांक नियतांक, क्या होगा प्लांक नियतांक, एच क्या होगा आपका प्लांक नियतांक होगा। तो ये क्या होगा, एम बी आर आपका संवेग एन कोई भी संख्या के लिए घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा यानी जो कक्षा है वो कक्षा की संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 क्या होगी आपकी कक्षा होगी, और n/2 पाई का पूर्ण गुणज है उसी कक्षा के, यानी कोणीय संवेग जो है एक संवेग होगा वो कुछ कक्षा की h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे कि समीकरण 2 का वर्ग करने पर, हम क्या करते हैं समीकरण 2 का क्या करना है, वर्ग करना है, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, v का भी स्क्वायर हो जाएगा, r का भी स्क्वायर हो जाएगा, n का भी स्क्वायर होगा, h का भी स्क्वायर होगा, और 2 का स्क्वायर होगा यानी 4, और पाई का स्क्वायर होगा तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब हम इसे कर रहे हैं साफ, ठीक है, यहाँ पर साफ करके आप ठीक है नोट कर लीजिएगा पूरा जो लिखना है। फिर क्या करेंगे, क्या है करना क्या है कि जो समीकरण, इससे मान लीजिए समीकरण 2 का क्या किया, हम वर्ग किया, तो समीकरण 2 का जो हमने वर्ग किया उसे क्या करते हैं, समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 में 1 से क्या देते हैं, उसमें भाग दे देते हैं, ठीक है भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या देते हैं हम, भाग दे देते हैं, क्या देते हैं भाग। तो आपका समीकरण 2 क्या है, एम स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई का स्क्वायर, और हमें भाग किससे देना है, एम बी स्क्वायर, तो देखिए एम बी स्क्वायर इंटू भाग देंगे किससे, जेड, तो जेड आपका जेड ई स्क्वायर यहीं रहेगा, और ये जो नीचे वाले हैं जो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन ये सब कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे, यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ये आर भी कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा कि नहीं। यानी आप समझ रहे हैं कैसे हमने किया कैसे, कि मान लीजिए जैसे देख सकते हैं आप खुद कि हमने क्या करेंगे, हम यहाँ से भाग देंगे जेड ई स्क्वायर आपका हो जाएगा नहीं, जेड ई स्क्वायर बटे आर 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और ये कहाँ पर रह जाएंगे, इसके पास, यानी ये चले जाएंगे ऊपर और ये किसके पास चले जाएंगे, इसके पास। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसे हम लिखेगा कि माना जेड ई स्क्वायर नीचे रह गए, ऊपर क्या हो जाएंगे 4 पाई, जो आपका 4 पाई देख सकते हैं क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या है आपका आर ऊपर पहुँच जाएगा, क्या हो जाएगा आर, तो जाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर दिख रहे हो कि एम से एक एम कट रहा होगा, कट रहा है कि नहीं, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एक पाई बचेगा कि नहीं, और यहाँ पर देखिए और कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर देखिए और कुछ नहीं कट रहा है, तो अब क्या है इसमें क्या बचा आपका, देखिए एक एम बचा, ये बचा कि नहीं, और एक क्या बचा आर स्क्वायर बचा, यहाँ पर क्या बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू क्या बचा
एप्सिलॉन नॉट देख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचा, आर बचा, और नीचे क्या बचा आपका, एक पाई बचा और जेड ई स्क्वायर बचा है कि नहीं, एक पाई बचा है इसमें से, एक जेड ई स्क्वायर बचेगा। तो आप करोगे क्या, देखो ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं कि एम आर इंटू आर, इसे हम लिखते हैं एम आर इंटू आर, तो स्क्वायर है तो एक स्क्वायर वही कोई सेम टू सेम यही हो जाएगा, हम इसमें अगर गुणा करेंगे, और बराबर लिखते हैं हम अगर एन स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए अगर हम एन को बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर बटे क्या होगा, पाई जेड ई स्क्वायर, और हम इस आर, इन दोनों एम आर को यहाँ पर नीचे पहुँचा देते हैं, तो क्या होगा, हमें त्रिज्या के लिए सूत्र बनाना है, तो त्रिज्या होगी आपकी आर, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर बटे क्या होगा आपका, पाई जेड ई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका, जब एम आर नीचे जाएगा तो क्या होगा एम आर स्क्वायर, तो एम आर क्या हो जाएगा, एम आर, तो एक एयर से एक आर और भी कट जाएगा, यानी क्या बचेगा आपका एन आर बराबर क्या होगा आपका एन स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इंटू क्या बचेगा, पाई एम जेड ई स्क्वायर, क्या बचेगा, पाई एम जेड ई स्क्वायर बचेगा कि नहीं। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर इनके लिए, तो क्या होगी, ये आपकी त्रिज्या के लिए सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर जो आप मान लेते हैं, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ जो आपका एच एप्सिलॉन नॉट पाई और जो आपका एम, जितने भी मान देख रहे हैं आप, जेड, ये सब क्या है, एक सार्वत्रिक नियतांक है, क्या है, नियतांक हैं, और जहाँ पर जेड भी आपका क्या होगा, नियतांक होगा, और ये सब जितने भी मान रख रहे हैं सब क्या आपकी नियतांक हैं। तो आपका कैसे लिखेंगे कि आर अनुक्रमानुपाती एन स्क्वायर, हम जब नियतांक को हम हटा देते हैं, यानी जो नियतांक की ऐसे लिखेंगे, तो यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो ये सब जो यहाँ पर लिखी वो फिर वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देते हैं, यानी क्या मिलेगा कि अनुक्रमानुपाती जो आपका एच होगा वो भी नियतांक मान लेते हैं, एप्सिलॉन 0 भी क्या है नियतांक, पाई भी मान लीजिए, पाई एम जेड क्या है, पाई एम जेड सब क्या है आपकी नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक है। तो भाई नियतांक की जगह हम क्या लगा देते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देते हैं, यानी बचेगा क्या आपका पाई आर अनुक्रमानुपाती एन, यानी बात कर रहे हैं क्या हो जाएगा, वही ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्थायी कक्षा की त्रिज्या है वो उसके संगत, यानी कक्षा की संख्या जो है, संख्या यानी कोई एन क्या है आपकी कक्षा की संख्या, यानी क्वांटम संख्या या कक्षा की संख्या कहती है, तो कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। जो स्थायी कक्षा की त्रिज्या उसकी संगत कक्षाओं की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। और आप इनको सकते हैं, यहाँ पर हमने सबके लिए क्या मान लिया हमने कि नियतांक है, तो इन्हें हटा लिया, उसकी जगह पर एक नियतांक का चिन्ह यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हो जाएगा। और यहाँ पर जो एन स्क्वायर बचेगा, जो आपका एन स्क्वायर बचेगा वो क्या होगी, कक्षाओं की संख्या होगी। और क्या होगी कि जो स्थायी कक्षा की त्रिज्या है, जो उसमें उपस्थित जो कक्षा की संख्या के वर्ग की क्या होगी, वह अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। इस प्रकार आपकी स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या के लिए व्यंजक निकलेगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपकी स्थायी कक्षाओं के लिए व्यंजक, स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या के लिए व्यंजक, की त्रिज्या का व्यंजक हो जाएगा। आपके लिए पेपर में सिर्फ यहीं तक लिखने के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पर आप यहाँ तक लिख दोगे, और यहाँ पर हमने आगे थोड़ा और वैसे ही बना के लिख दिया कि स्थायी कक्षा की त्रिज्या उसकी संगत जो संगत कक्षाओं की संख्या की वर्ग क्या होती है, अनुक्रमानुपाती हो जाती है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपकी स्थायी कक्षाओं की, इसे समीकरण 3 मान लीजिए, और ये क्या होगा आपकी स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या के लिए व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या के लिए व्यंजक हो जाएगा। तो आप यहाँ तक भी इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।